हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिवीजन क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे एंथर से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे वो माइक्रोस्पोर आगे चल के मेल गैमीट बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम होगा यहाँ पे टॉपिक में हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस। नाम ही बता रहा है, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। जब भी हम जेनेसिस वर्ड देखते हैं तो हमें समझना चाहिए कि किसी ना किसी चीज़ का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है? गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। ठीक है। तो अगर आपसे एक नंबर के डेफिनेशन में पूछ लिया जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय गैमेटोजेनेसिस, देन यू हैव टू राइट गैमेटोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। ठीक है। अब ये गैमीट या तो मेल गैमीट होंगे या फीमेल गैमीट। तो अभी हम देख रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, और यहाँ पे हम देखेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गैमीट कैसे बनता है, और यहाँ जो गैमीट बनेगा अपना वो होगा मेल गैमीट। तो चलिए देखते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा था और ये गैमीट तक बनने का जो प्रोसेस है वो कैसे हो रहा है। ठीक है। चलिए, हमने देखा था कि अपने पास एक एंथर है। इस एंथर में हमने कुछ वॉल लेयर देखी थी। वॉल लेयर कौन कौन से थे, चलिए यहाँ पे समझ लेते हैं एक बार। वॉल लेयर अपने 4 तरीके की थी, 3 प्रोटेक्टिव और 1 न्यूट्रिटिव। प्रोटेक्टिव लेयर में हमने देखा था कि सबसे बाहर की तरफ जो लेयर है उसको हमने एपिडर्मिस बोला, उसके अंदर इंडोथीसियम, और जो थर्ड लेयर था प्रोटेक्टिव वाले में उसका नाम था मिडिल लेयर। ये तीनों ही लेयर प्रोटेक्ट करते हैं मदर सेल को, जो कि आगे चल के बनाएगी माइक्रोस्पोर। तो इनको मैं कलेक्टिवली बोल सकती हूँ कि ये अपना प्रोटेक्टिव लेयर है। ठीक। प्रोटेक्टिव लेयर होने के साथ साथ इनका एक और काम होता है, और वो होता है डेहिसेंस का। डेहिसेंस का मतलब होता है जब एंथर अपना मेच्योर हो जाता है और उसमें माइक्रोस्पोर भर जाते हैं, तो उस समय क्या होता है कि इसके जो वॉल लेयर होते हैं उसमें से कुछ वॉल टूट जाती हैं और वो माइक्रोस्पोर को रिलीज होने में हेल्प कराती हैं। अगर आपके पास तीनों ऑप्शन दिए हों क्वेश्चन में कि एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर, और चौथा भी आपका टेपेटम भी दे दिया हो, जो कि मैं यहाँ लिख देती हूँ टेपेटम, और फिर पूछा जाए कि इनमें से कौन डेहिसेंस में सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है, तो वो आपको लिखना होगा इंडोथीसियम। ऑल दो ये तीनों ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बट इंडोथीसियम जो है उसका सबसे ज़्यादा रोल होता है डेहिसेंस में। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तीनों प्रोटेक्टिव एंड डेहिसेंस में काम करेंगे। ये जो अपना इम्पॉर्टेंट एक लेयर है, इसका काम हमने समझा था कि ये देता है न्यूट्रिशन। पेट से हमने याद रखा था, टेपेटम न्यूट्रिशन देता है मदर सेल को। देन हमने देखा था कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा। मल्टी न्यूक्लिएटेड होने के साथ साथ एक और हमने चीज़ इसकी देखी थी कि ये सेक्रीट करता है स्पोरोपोलेनिन को। अब यहाँ पे स्पोरोपोलेनिन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अब तक जितने भी सब्सटेंस पता हैं उनमें सबसे ज़्यादा अगर हार्ड कोई देखा जाए तो वो है स्पोरोपोलेनिन। ना तो इसको कोई एसिड, ना ही कोई एल्कली, कोई भी इसको तोड़ नहीं सकता है। तो इसका सेक्रेशन होता है टेपेटम से। अब इसका रोल हम आगे चल के देखेंगे क्या होता है। नाउ, एंथर के वॉल लेयर देखने के बाद हम एंथर में देखे थे कि एंथर अपना बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड का मतलब क्या था? इसमें 2 लोब होते हैं। 2 लोब होने के साथ हर लोब में 2 थीका होती है। दैट इज़ वाई हमने इसको डाइथिकस भी कहा था। हर थीका में एक एक स्पोरेंजियम होते हैं, और टोटल अपने पास हो गए 4 थीका। तो अपने नंबर ऑफ स्पोरेंजिया 4 होते हैं, और इसी वजह से हमने इसको बोला था कि ये टेट्रा स्पोरेंजिएट होता है। इतनी सारी चीज़ें हमने पढ़ रखा था कल। अब हमने देखा था कि टेट्रा स्पोरेंजिएट वाला जो स्ट्रक्चर है, इसमें अपने पास स्पोरेंजिया होगा। इस स्पोरेंजिया के अंदर आएंगे अपनी मदर सेल्स। मदर सेल्स बनाने वाले जो सेल्स होते हैं उनको हम स्पोरोजिनस सेल बोलते हैं, और ये मदर सेल मियोसिस करके स्पोर बना देता है। इस स्पोर को हम माइक्रोस्पोर बोलते हैं, क्योंकि हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देख रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी स्पोर्स बनेंगे वो सारे के सारे माइक्रोस्पोर होंगे। तो ये सारे के सारे हमने लेक्चर में, कल के लेक्चर में ही देख लिया था कि क्या होता है माइक्रोस्पोर। अब आगे हम देखते हैं कि इसके बाद ये जो माइक्रोस्पोर बना है वो आगे चल के क्या करता है। अब देखिए, हमने बनाया माइक्रोस्पोर, देखते हैं। एक ये मदर सेल जो कि 2n है, इसके अंदर होगा मियोसिस।
मियोसिस कैसा डिवीजन है बेटा? एक रिडक्शनल डिवीजन है जिसमें कि एक सेल डिवाइड होके 4 सेल बनाता है। तो 4 सेल पहले बना लो, यहाँ पे मियोसिस हुआ है। एक सेल डिवाइड होके 4 सेल बनाएगा और जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाफ होते हैं मदर सेल के। तो ये जितने भी बने हैं सब n ही होंगे। अगर हम अलग अलग करके देखें तो सबके का जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो मदर के हाफ होगा। ये मदर सेल जो बनाया है उसका नाम है माइक्रोस्पोर। यहाँ लिख दूँ माइक्रोस्पोर। अभी ये यंग स्टेज में माइक्रोस्पोर क्या होते हैं? आपस में जुड़े हुए रहते हैं। किस सब्सटेंस से बेटा? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यंग स्टेज में जो माइक्रोस्पोर हैं उनको आपस में जोड़ के कौन सा सब्सटेंस रखता है और कौन सा एंजाइम है जो इनको आफ्टर मैच्योरिटी अलग अलग कर देता है। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। लास्ट लेक्चर में हमने इसको कवर किया है। तो ये मैच्योर माइक्रोस्पोर हैं जो कि अब मैच्योर हो चुके हैं। ठीक है, अब देखो ये माइक्रोस्पोर की अगर प्लॉइडी देखा जाए तो हैप्लॉइड होंगे, क्योंकि डिप्लॉयड मदर सेल में रिडक्शनल डिवीजन के बाद इनका फॉर्मेशन हुआ है। दैट इज़ वाई ये सभी के सभी हैप्लॉइड इन नेचर हैं। ठीक, अब देखते हैं हम कि एक माइक्रोस्पोर को मैं उठाई यहाँ से, ये क्या है? अब ये मदर सेल नहीं है, अब ये है माइक्रोस्पोर। अब इसका काम है कि ये बनाएगा मेल गैमीट, क्योंकि इसको कराना है रिप्रोडक्शन। देखो अब ये माइक्रोस्पोर कैसे बनाता है गैमीट, ये देखते हैं हम। सबसे पहले बेटा ये अपनी साइज इंक्रीज करेगा। जब इसकी साइज इंक्रीज होगी तो अभी इसके पास इतना साइटोप्लाज्म पूरा भरा हुआ था, इतने जगह में ये फिक्स था। आपने साइज बढ़ा दिया बट ये जो साइटोप्लाज्म का अमाउंट है ये तो इतना ही रहेगा ना। दैट इज़ वाई इसके पास एक बड़ा सा वैक्यूल बन जाएगा। वैक्यूल का मतलब होता है खाली जगह या रिक्तिका हिंदी में बोलते हैं। और जो इसके ये साइटोप्लाज्म थे ये ऐसे भर जाएंगे, जहाँ नहीं रहेगा वो खाली जगह। यहाँ पे इसका ये जो न्यूक्लियस हम देख रहे हैं अभी बीच में था, जब ये इंक्रीज करेगा साइज तो ये कहाँ आ जाएगा? एक कॉर्नर पे आएगा। फिर से अब ये क्या करता है? साइज इंक्रीज करने के बाद अपने आप को प्रिपेयर कराता है डिवीजन के लिए। अब ये देखो वैसे ही इसके बीच में इतना बड़ा वैक्यूल एक बन गया है। तो जो इसमें स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं डिवीजन के लिए वो एसिमेट्रिकल होते हैं। ये देखो एसिमेट्रिकल फाइबर बनेंगे क्योंकि ये डिवाइड करना चाह रहा है अपने आप को। दैट इज़ वाई ये स्पिंडल फाइबर्स बनाएगा। और स्पिंडल फाइबर्स बनने के बाद ये माइटोसिस के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है बेटा। स्पिंडल फाइबर बनने के बाद ये डिवाइड हो जाता है। डिवीजन कौन सा है इसका? यही वाला जो माइटोसिस था, माइटोसिस वही वाला, 2 माइटोसिस नहीं है, एक ही माइटोसिस अभी हुआ है। माइटोसिस डिवीजन होने के बाद हम देखते हैं कि इसमें 2 सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। एक ये जो सेल है, यहाँ से देखो ये एक सेल है ना, अगर बीच में मैं एक लाइन खींच दूँ ऐसे बनाऊँ तो ये एक स्पिंडल शेप का सेल दिख रहा है जिसका ये न्यूक्लियस है। और यही न्यूक्लियस 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था तो एक ऊपर आ गया। अब देखो ये कितना बड़ा सा सेल है, ये पूरा इतना। तो इस बड़े वाले सेल का नाम होता है बेटा वेजिटेटिव सेल। क्या बोलते हैं इसको? वेजिटेटिव सेल। और ये जो छोटा वाला सेल है इसका नाम होता है जेनरेटिव सेल। जेनरेटिव नाम से समझो आगे चल के ये जेनरेट कराएगा या प्रोड्यूस कराएगा मेल गैमीट। दैट इज़ वाई इस सेल को हम जेनरेटिव सेल बोलते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा कि जो अपना एंथर था, एंथर से माइक्रोस्पोर बना, अभी ये एंथर के अंदर ही है। माइक्रोस्पोर जो बना है जब वो मेच्योर होंगे तो अलग होंगे। ये माइक्रोस्पोर आगे चल के बनाने वाला है पॉलन ग्रेन। तो माइक्रोस्पोर क्या करेगा? अपने साइज को इंक्रीज कराएगा। साइज इंक्रीज कराएगा तो इसके बीच में वैक्यूल का फॉर्मेशन होगा। ये क्या है? ये वैक्यूल बना हुआ है। इस वैक्यूल के वजह से इसका न्यूक्लियस एक कॉर्नर में शिफ्ट हो जाएगा और ये न्यूक्लियस एसिमेट्रिकल डिवीजन करके 2 सेल्स बना देगा। 2 सेल बनेंगे जिसमें एक सेल छोटा होगा जिसको हम जेनरेटिव सेल बोलते हैं और जो बड़ा वाला सेल होगा उसको हम वेजिटेटिव सेल बोलेंगे। ठीक है, अभी तक हमने 2 सेल का देख लिया है कि 2 सेल कैसे बने हैं इसमें से आगे माइक्रोस्पोर से। अब हम देखते हैं कि ये सेल आगे चल के करने क्या वाला है। अपना ये वाला सेल एक बन गया ना बेटा, जिसमें वेजिटेटिव और जेनरेटिव 2 तरीके के न्यूक्लियस हैं। देखिए ये छोटा वाला कौन सा सेल है? स्पिंडल शेप का, ये है जेनरेटिव सेल। ये बड़ा वाला कौन सा सेल है? ये है वेजिटेटिव सेल। अब देखिए अब ये बनने के बाद कुछ अपने ऊपर कवरिंग लगाएगा, अपने आप को सुंदर बनाएगा। तो सबसे पहले ये क्या करेगा? अपने ऊपर एक कंटिन्यूअस लेयर वाला कवर चढ़ाएगा। ऐसे कंटिन्यूअस
कहीं भी गैप नहीं रहेगा इसमें। इस कवर को हम बोलते हैं जो कंटिन्यूअस है उसको कि ये इंटाइन है, अंदर की तरफ है और पूरे तरीके से इनको क्या किया हुआ है, कवर किए हुआ है। दैट इज़ वाई हमने इसको बोला है इंटाइन। ठीक है, इस इंटाइन के बाहर एक और कवरिंग आएगी जिस कवरिंग को हम बोलेंगे एक्साइन। एक्स का मतलब याद रखो, जब भी हम मॉल में जाते हैं तो एग्जिट के लिए बाहर का रास्ता होता है ना, तो बाहर से याद रखना कि ये जो है बाहर की तरफ वो थोड़ा ऑर्नामेंटल होता है। ऑर्नामेंटल का मतलब है कि अपने आप को थोड़ा डेकोरेट किए हुए है ऐसे करके। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम एक्साइन। क्या बोलते हैं बेटा? एक्साइन। ये इंटाइन था। अब देखो आपको दिख रहा होगा कि ये जो एक्साइन है थोड़ा सा ये कटीला है ना, थोड़ा सा ये अपने आप को सजाया हुआ है और सजाने के चक्कर में थोड़ा अपना स्ट्रक्चर मुझे लगता है और बिगाड़ लिया है। थोड़ा सा कांटेदार होता है, ये इस टाइप का ही होता है। बीच बीच में इसके हमको गैप भी दिखाई देते हैं, तो समझते हैं क्यों गैप है। अब देखो ये अपना कौन सा सेल है बेटा? इसका नाम है जेनरेटिव सेल। जेनरेटिव सेल कैसे बना था? जब माइक्रोस्पोर में एक माइटोसिस डिवीजन हुई थी। ये बड़ा वाला जो सेल है ये कौन सा है? वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल का भी सेम ऐसे ही बना था माइक्रोस्पोर में माइटोसिस। सबसे बाहर लेयर एक्साइन और एक्साइन के अंदर इंटाइन। अब देखो एक्साइन और इंटाइन ये जो चारों चीज़ों का स्ट्रक्चर बना हुआ है इसको हम बोलते हैं पॉलन ग्रेन। अब ये कहलाएगा पॉलन ग्रेन। देखो तो पॉलन ग्रेन क्या होता है? जब माइक्रोस्पोर में माइटोसिस हो जाती है और उसमें वेजिटेटिव जेनरेटिव सेल बन जाते हैं और इसके साथ साथ वो सेल अपने आप को कवरिंग भी अपनी ले लेते हैं, तब हम उसको पॉलन ग्रेन बोलते हैं। ठीक है, पॉलन ग्रेन में हमें क्या दिखाई दे रही हैं कि पॉलन ग्रेन में हमें 4 स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। एक का नाम है इंटाइन, एक का नाम है एक्साइन। तो पहले हम इंटाइन और एक्साइन को समझेंगे, देन हम वेजिटेटिव और जेनरेटिव सेल को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इंटाइन क्या होता है? इंटाइन बताओ कहाँ पे है? अंदर की तरफ है कि बाहर की तरफ? सिंपल सी बात है, ये अंदर की तरफ है ना, तो ये इनर कवरिंग होता है। किसकी? तो पॉलन ग्रेन की। एक्साइन क्या होता है बेटा? ये आउटर कवरिंग होता है। किसकी आउटर कवरिंग है? पॉलन ग्रेन की। इसके अलावा इंटाइन को ध्यान से देखो, कहीं भी गैप नहीं दिख रहा है ना, तो इसका मतलब ये कैसा होता है? कंटिन्यूअस लेयर होता है। ये कंटिन्यूअस है। एक्साइन के बीच बीच में हमें गैप दिखाई दे रही है, तो ये डिसकंटिन्यूअस लेयर होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इंटाइन किससे मिलके बना होता है, तो ये याद करना है आपको, एमसीक्यूज मिलेगा इस पे आपको। इंटाइन सेलुलोज और पेक्टीन से मिलके बना होता है। ठीक, किससे मिलके बना है बेटा? सेलुलोज और पेक्टीन से। इसी प्रकार से जो अपना ये एक्साइन है जो बाहर थोड़ा ऐसा ऑर्नामेंटेशन लिए हुए है, ये स्पोरोपोलेनिन से मिलके बना होता है। स्पोरोपोलेनिन। अब आपको याद आएगा कि जो हमने पढ़ा था स्पोरोपोलेनिन, जो कि सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है अब तक जितने भी सब्सटेंस हमें पता है उनमें, तो उसी से मिलके ये अपना एक्साइन बना हुआ है। कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए कि स्पोरोपोलेनिन का सेक्रीशन कौन सी वॉल लेयर करती है एंथर की। ठीक है, चलिए हमने देख लिया इंटाइन के बारे में और एक्साइन के बारे में। अब हम देखते हैं कि अपना जो वेजिटेटिव सेल है और जो जेनरेटिव सेल है वो कैसे होते हैं। चलो इनको भी समझ लेते हैं ऐसे ही थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी करके। तो यहाँ पे देखते हैं वेजिटेटिव सेल और यहाँ पे मैं लिखती हूँ जेनरेटिव सेल। ठीक है, अब ध्यान दो, वेजिटेटिव और जेनरेटिव सेल में आपको ही पता है जो बड़ा वाला सेल था उसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। तो ये क्या होता है? लार्ज साइज का होता है। जेनरेटिव सेल कैसा होता है बेटा? स्मॉल साइज का होता है, छोटा था ना। वेजिटेटिव सेल का काम क्या होता है? ये आगे चल के बनाने वाला है पॉलन ट्यूब बनाएगा। ठीक है, समझोगे आप पॉलन ट्यूब क्या है? अभी के लिए बस याद रखो। जेनरेटिव सेल का काम होता है कि यही आगे चल के मेल गैमीट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक, यही हमें जानना होता है कि मेल गैमीट बनाने वाले कौन से सेल होते हैं। एमसीक्यूज में पूछता है, देन आपको याद रखना है जेनरेटिव सेल जेनरेट करेगा ये मेल गैमीट को। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ लिया कि कैसे अपने पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हुआ है। अब देखते हैं कि पॉलन ग्रेन का जो अपना स्ट्रक्चर था वो कैसा था। ऐसा ही था ना,
ये छोटा वाला सेल है, थोड़ा सा बड़ा बन गया, और ये समझो ये बड़ा वाला सेल जो अपना एक, ठीक, बाहर इसकी कवरिंग लगा देते हैं थोड़ी सी। तो ये समझिए इसकी एक इंटाइन वाली कवरिंग है, पेन का कलर चेंज कर लूँ मैं। समझिए ये आपकी एक इंटाइन वाली कवरिंग है जो कि एकदम पूरी ऐसे है, और ये आपकी क्या है, एक्साइन वाली कवरिंग है। अब देखो एक्साइन में मैंने बताया आपको कि कहीं कहीं गैप मिल जाते हैं। इस गैप को याद रखना है आपको कि इस गैप को बोलते हैं जर्म पोर। जर्म पोर नाम होता है इस गैप का। क्यों यहाँ पे गैप है? क्योंकि यहाँ पे स्पोरोपोलेनिन नहीं है, स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है। क्यों एब्सेंट है बेटा? क्योंकि हमें पता है स्पोरोपोलेनिन बनाता है एक्साइन, और यहाँ पे एक्साइन नहीं है, दैट इज़ वाई अपना यहाँ पे एक गैप बन गया है, और उसी गैप को हम जर्म पोर बोलते हैं। ठीक, इस पूरे स्ट्रक्चर को जो पॉलन ग्रेन है अपना, इस पॉलन ग्रेन में हम देखें तो कितने सेल हैं? 2 सेल है ना, 2 सेल स्टेज बोलते हैं इसको। और 60% ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो हैं उसमें 2 सेल स्टेज पे ही पॉलन क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। रिलीज होके कहाँ पहुँच जाता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्टिग्मा पे, और स्टिग्मा पे जाके ये क्या करता है, अपना जर्मिनेशन करता है, और ये जो जनरेटिव सेल है वहाँ पे जाके मेल गैमीट का फॉर्मेशन कराता है। तो चलिए देखते हैं कि मेल गैमीट का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक, चलिए, तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है? अभी तक हमने देख लिया है कि मेल गैमीटोफाइट बना है। हमने देखा कि एंथर है, एंथर से बना है माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर मदर सेल ने बनाया है, और ये जो माइक्रोस्पोर है अपना, इस माइक्रोस्पोर ने बनाया है पॉलन ग्रेन बना है इससे। इसी पॉलन ग्रेन को हम बोलते हैं बेटा मेल गैमीटोफाइट। क्या बोलते हैं? मेल गैमीटोफाइट। अब देखो गैमीटोफाइट बड़ा है ना, तो बड़े वाले में से छोटा वाला बनता है हमेशा। जैसे एंथर के अंदर स्पोरेंजिया था, और स्पोरेंजिया ने बनाया था स्पोर। स्पोरेंजिया बड़ा है, स्पोर छोटा है। स्पोरेंजिया से स्पोर बना, और गैमीटोफाइट से बनते हैं गैमीट। तो पॉलन ग्रेन क्या बनाएगा? गैमीट बनाएगा। और इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे गैमीटोजेनेसिस। क्या बोलेंगे? गैमीटोजेनेसिस। चलिए समझते हैं गैमीटोजेनेसिस को। पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा था? ऐसे ही था ना। अब इसके ऑर्नामेंटेशन को मैं हटा देती हूँ, ऐसे एक्साइन इंटाइन वाला। एक अपना क्या है, ये वेजिटेटिव सेल, ये छोटा वाला जेनरेटिव सेल है समझो। अब ये क्या होगा कि ये जो अपना जेनरेटिव सेल है इसके अंदर माइटोसिस डिवीजन होगा। माइटोसिस इन जेनरेटिव सेल किस सेल में होगा बेटा? ये याद रखना है, क्वेश्चंस आएंगे आपको। जेनरेटिव सेल में जब होगा माइटोसिस तो अपने पास 2 सेल ऐसे बन जाएंगे ना, जेनरेटिव सेल। और ये जो 2 सेल जेनरेटिव सेल के बने हैं इन्हीं को बोला जाता है मेल गैमीट। ये 2 क्या हैं? मेल गैमीट। हो गया फॉर्मेशन गैमीट का। अब ये मेल रेडी है किसके लिए? रिप्रोडक्शन कराने के लिए। देखो 60% प्लांट में ये इसी स्टेज पे लिबरेट हो गया था, बचे हमारे 40% प्लांट। तो जब ये इस स्टेज पे लिबरेट होगा 60% में, तो ये वाला जो प्रोसेस है मेल गैमीट का फॉर्मेशन वो स्टिग्मा पे जाके होगा। अगर ये 2 सेल स्टेज पे लिबरेट नहीं होता है तो 3 सेल स्टेज पहले ही बन जाएगा, और तब जब इसका लिबरेशन होगा तो स्टिग्मा पे जाने के बाद डायरेक्टली इसका जर्मिनेशन होना शुरू होगा, पॉलन ट्यूब बनाएगा, और सीधे कहाँ जाएगा? ओवरी के अंदर जाके फर्टिलाइजेशन कराने का काम करेगा। तो आज हमने पूरा कंप्लीट किया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो मेल रिप्रोडक्शन का एक हम फ्लो चार्ट समझ लेते हैं, क्या क्या इसमें पढ़ना है हमको टोटल। चलिए, यहाँ पे एंथर, एंथर से माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन इज मेल गैमीटोफाइट, मेल गैमीटोफाइट से बनेगा गैमीट, और वही गैमीट आगे जाके कराएगा फर्टिलाइजेशन। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही करते हैं। आगे वाले लेक्चर में हम अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में समझेंगे कि फीमेल में कैसे मेगास्पोरेंजियम से मेगास्पोर बनेगा, और फिर फीमेल गैमेटोफाइट से फीमेल गैमीट बनेगा। देन दोनों में हम फर्टिलाइजेशन करा के इस चैप्टर को एंड करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मोर अपडेट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, एंड यस बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको सारे के सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू।